स्वागत है आपका क्विक स्मार्ट टिप्स में। और एक बार फिर से हम लोग आ गए यहाँ पर लेटेस्ट जीएसटी नोटिफिकेशंस का, जो कि इफेक्टिव है 1 अक्टूबर 2022 में। इसमें काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स आए हैं। जो लोग हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं, वो बार बार पूछ रहे हैं कि कमाल, ये जरा समझ में नहीं आया है, इसको क्लैरिफाई कर सकते हो क्या? देखिए, यहाँ पर सेक्शन 100 आया है। सो जस्ट एक जिस्ट देने के लिए आपको बता दूं कि सीबीएसई ने 18/18/2022 करके एक नोटिफिकेशन निकाला है, जिसका डेट है 28 सितंबर 2022, और ये इफेक्टिव हो रहा है 1 अक्टूबर 2022 से। अगर आपको ये जानना है कि ये नोटिफिकेशन कहाँ पर आया है, तो ये स्क्रीन है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीबीएसई का वेबसाइट है। वहाँ पर मैं जस्ट इसे मूव करता हूँ, सॉरी, मैं जस्ट इसे इधर मूव बटा दो 18/2022 सेंट्रल टैक्स डेटेड 28/9/2022। तो ये बहुत ही छोटा सा एक्चुअली ये है। अगर आप इसमें क्लॉज देखोगे कि इसके अंदर नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है, इसमें बस सिंपल सा लिखा हुआ है, इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड बाय द क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 1 of the Finance Act 2022, the central government hereby appoints first day of October 2022 as a date on which the provision of section 100 to 114, except clause C of section 110 and section 111 of the said act shall come into force। तो इसका जिस्ट क्या है? इसका जिस्ट यही है कि ये बोल रहा है कि 1 अक्टूबर 2022 से सेक्शन 100 टू 114 एक्टिव हो जाएंगे, इफेक्टिव हो जाएंगे। ये किसके सेक्शन है? ये फाइनेंस एक्ट के। तो हमें देखना पड़ेगा कि आखिर फाइनेंस एक्ट 2022 में ये 100 से 114 क्या था। उसके लिए मैंने, तो अगर आपको फाइनेंस एक्ट देखना है तो ये इनकम टैक्स के पोर्टल पे आप जाकर के पहले फाइनेंस बिल आता है, और उसके बाद उसका जब अप्रूव हो गया प्रेसिडेंट से, तो वो फाइनेंस एक्ट बन गया। तो इनकम टैक्स के पोर्टल पे आप जाकर के यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिंक दे रखा है, और आप गूगल में भी डाल के डायरेक्टली फाइनेंस एक्ट 2022 करके यू कैन जस्ट सी, और आप हम लोग देख सकते हैं इस चीज को। तो जस्ट आपके रेफरेंस के लिए कि हाँ, ये अवेलेबल है पोर्टल पर। मैंने यहाँ पर इनका लिंकिंग बना के रखा हुआ है, एक छोटा सा समरी बना के रखा है कि ये सेक्शन 100 क्या चीज है। ये सेक्शन 100 आखिर है क्या चीज? ये सेक्शन 100 है अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 16। किस चीज का? ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी एक्ट का, सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 16 को अमेंड कर दिया गया है। 100 में, 101 में, 102 में। तो ये 100 नहीं है, ये अमेंडमेंट ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्शन इन सीजीएसटी एक्ट है। इसमें काफी सारे चेंजेस आ गए हैं 100 से 14, 100 टू 114, बट ये सारे हम लोग आज डिस्कस नहीं कर रहे हैं। मैं किस दिन थोड़ा टाइम मिलेगा तो थोड़ा उसको कंप्लीट बना के रखूंगा, कंप्लीट डिस्क्राइब करूंगा। अभी हम लोग ने उसको काफी टाइम लगेगा इसमें। बट जो सबसे इंटरेस्टिंग है, और जो पब्लिक जो अभी सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड हो रही है, कि ये सर सेक्शन 100 में क्या चेंजेस आ गए हैं, सेक्शन 16 में क्या चेंजेस कर दिए गए हैं। तो सेक्शन 16 क्या चीज था? सेक्शन 16 है आपका एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन फॉर टेकिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, कि आप हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट कब मिलेगा। तो बेसिकली इसके पहले 5 कंडीशन थे, अभी 6 कंडीशन हो गए। पहला कंडीशन क्या होना चाहिए कि जो भी परचेजर है उनके पास सॉरी, जो भी परचेजर है उनके पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, या डेबिट नोट होना चाहिए, या अदर प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है, डॉक्यूमेंट होना चाहिए। दूसरा क्या चीज रिक्वायरमेंट, बीच में क्या अमेंडमेंट एक बार फिर से आया था कि उसका जो आपने परचेज किया है गुड्स और सर्विसेज का, उसका करस्पॉन्डिंग जो सेल्स है आपके वेंडर ने अपलोड किया हो अपने जीएसटीआर 1 में। ठीक है, समझ रहे हैं? मीन्स जीएसटीआर 1 में उसने अपलोड किया हो, और गवर्नमेंट ने आपको कम्युनिकेट किया है इन द फॉर्म ऑफ जीएसटीआर 2B, और हम आपको बताएंगे जीएसटीआर 2B में कि वो इनवॉइसेस आपके लिए अपीयर हो रही है या नहीं हो रही है। तो मीन्स पहला है कि आपके पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। दूसरा है कि आपका जो वेंडर है वो जीएसटीआर 1 फाइल कर रहा हो, और जीएसटीआर 1 से वो ऑटो जनरेटेड जीएसटीआर 2B जनरेट हो रहा हो, और उसमें वो दिख रहा हो।
ठीक है। तीसरा है कि वो आप जो आपने गुड्स या सर्विसेज ली हो आपको रिसीव हो गई हो, ठीक है, ये पहले भी पॉइंट था। चौथा है, ये बहुत ही खतरनाक पॉइंट है, द डिटेल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेट सप्लाई communicated to such registered person under section 38 shall not be restricted। so ये एक रेफरेंस दे रहा है सेक्शन 38 का, वो वहां बोल रहा है कि वहां पे रिस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। तो सर ये सेक्शन 38 क्या चीज है? सेक्शन 38 पे हम लोग आने ही वाले हैं और एक्चुअली आज का पूरा डिस्कशन इसी पर है। सो अब लोग इसको भी पार्क करते हैं। नेक्स्ट क्या है? टैक्स ऑन सच सप्लाई हैज बीन पेड टू द गवर्नमेंट वाया कैश स्लैश आईटीसी यूटिलाइजेशन। और उस चीज का टैक्स आपके वेंडर ने जमा कर दिया हो, तो ये पहले भी रिक्वायरमेंट था, अभी गवर्नमेंट उसको और फोर्सफुली लेके आ रही है। देखते हैं वो कैसे लेके आएगी। एंड हैज फर्निश द रिटर्न अंडर सेक्शन 39। और उसने अपना सेक्शन 39 में रिटर्न फाइल किया हो, ठीक है। तो ये 6 कंडीशन है। एक्सेप्शन इसका क्या चीज है? फिक्स एसेट अगर होगा तो ये जस्ट नॉर्मल पहले भी था, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। ये यहाँ पर फिक्स एसेट्स में क्या है कि आप जो टैक्स का पोर्शन है उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं एंड ओवर द पीरियड ऑफ द एसेट्स आप उसको डेप्रिशिएट करके उसका बेनिफिट उठा सकते हो, या नहीं तो आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लो, बट दोनों चीज का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। सो ये आपके ऑडिटर्स भी इसको चेक करते हैं स्पेसिफिकली जब वो जीएसटी का चेकिंग करते हैं या फिक्स एसेट का वेरिफिकेशन करते हैं कि आपने उसका बेनिफिट कैसे लिया है। यहाँ पे एक और चेंज आया है कि रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू टेक द इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इनवॉइस और डेबिट नोट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ आफ्टर ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 39 or 30th November following the end of financial year to which such invoices relate to which such invoice or invoices relating to such debit note pertains or furnishing the relevant annual return whichever is earlier। ये क्या बोल रहा है कि आप लास्ट फाइनेंशियल ईयर का क्रेडिट कब तक ले सकते हैं? पहले था सितंबर के रिटर्न फाइलिंग तक या एनुअल रिटर्न से पहले, या एनुअल रिटर्न, दोनों में से जो पहले हो जाए। अभी वो डेट एक्सटेंड कर दी गई है। अभी बोल रहा है कि वो 30 नवंबर तक आप लास्ट ईयर का क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं या आपके एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। सो नॉर्मली क्या होने वाला है कि अभी लोग 30 नवंबर तक जाएंगे, तो 30 नवंबर तक समझने की इसमें क्या बात है कि जो 30 नवंबर का डेट दिया गया है, सो उस तक आप वहां तक आप क्लेम कर सकते हैं। बट आपका अक्टूबर का रिटर्न कब फाइल होना है, जीएसटी 3 भी कब फाइल होना है? 20 नवंबर को फाइल होना है। तो 20 इसका मतलब आप तो मान के चलिए कि आपके पास जो मैक्सिमम टाइम लिमिट है वो 20 नवंबर है, और उसके बाद अगर आप डिले करते हो 10 डेज इसका बेनिफिट लेने के लिए, तो फिर आपको इंटरेस्ट पेनाल्टी के साथ में लेना पड़ेगा। सो अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा क्रेडिट आ रहा है और उसके कैलकुलेशन में आपको टाइम लग रहा है, सो फिर आपको प्ले ऑफ करना पड़ेगा कि आपका कितना इंटरेस्ट पेनाल्टी है और आप कितना क्लेम कर पा रहे हो। अदरवाइज इट इज रिकमेंडेड, हम लोग ये सभी को रिकमेंड करेंगे कि आप अपना अक्टूबर का रिटर्न है 20 नवंबर तक फाइल कर लीजिए, और सारा रिकंसिलेशन जो लास्ट ईयर का होना है वो करके अलाउ तो करेगा, बट आपको इंटरेस्ट पेनाल्टी से वेवियर नहीं दे रहा है, ठीक है। सो अभी 6 कंडीशंस हैं, देखने में बहुत सिंपल है, देखने में काफी सारे सिंपल हैं। टैक्स इनवॉइसेस होना चाहिए, वेंडर ने आपको जीएसटीआर 1 फाइल किया होगा, फिर आपको गुड्स एंड सर्विसेज मिल चुका होगा, और आपका जो जीएसटीआर कम्युनिकेट किया गया जीएसटीआर 2 भी, उसमें वो रिस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, एंड आपके वेंडर ने उसका टैक्स पेमेंट कर दिया होगा, और अपने उसने एनुअल रिटर्न आपने फाइल किया होगा, तब आपको क्रेडिट टैक्स का क्रेडिट मिलेगा, ठीक है। अब देखिए सेक्शन 38 क्या है। सेक्शन 38 कैसे वो लेके आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं सेक्शन 104 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2022 उसको इनैक्ट कर रहे हैं, कब से? 1 अक्टूबर से। और ये क्या चीज है? अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 38 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 38 में ये क्या बोल रहे हैं बेसिकली कि एक ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा जो आपको बताएगा कि आपको कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने वाला है, ठीक है। ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट कंटेनिंग द डिटेल ऑफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी मेड अवेलेबल इलेक्ट्रॉनिकली टू द रेसिपेंट ऑफ सच सप्लाईज। वो जो भी रेसिपेंट है उसको हम लोग उसको गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। बहुत खुश, वेंडर्स तो इतने खुश हो गए कि अरे वाह, कंपनीज खुश है, इनपुट क्रेडिट लेने वाले खुश है, वेंडर भी खुश है।
कि एक्चुअली मेरा काम ही लोड कम हो गया। अब तो क्या है कि टू बी जनरेट हो रहा है, हाँ टू बी जनरेट हो रहा है, तो उसमें गवर्नमेंट क्या करेगी कि आपका एलिजिबल इन एलिजिबल मार्क कर देगी, और अगर एलिजिबल है तो आप क्रेडिट ले लो, इन एलिजिबल है तो उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा जब तक कि वो एलिजिबल टर्न आउट नहीं हो जाता है। सो सेक्शन टू में सब सेक्शन टू में क्या बोल रही है, ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट अंडर सब सेक्शन वन शैल कंसिस्ट ऑफ, क्या चीज कंसिस्ट करेगा वो, इनपुट मार्क्ड एज इनपुट मार्क्ड एज अवेलेबल टू टेक क्रेडिट, यहाँ पे वो मार्क कर देगा यस 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 टेक क्रेडिट, अभी भी ये आ रहा है ठीक है। इनपुट मार्क्ड एज नॉट अवेलेबल टू टेक क्रेडिट, और दूसरे केसेस में जहां अवेलेबल नहीं होगा उनको मार्क कर दिया जाएगा कि इसका क्रेडिट आप नहीं ले सकते हैं, ये ब्लॉक क्रेडिट हो जाएगा एक तरीके का, ठीक है। तो इसमें तो आपकी काफी सारी परेशानी कम हो गई कि भाई गवर्नमेंट ही आपका वेंडर से जीएसटीआर 1 फाइल कराएगा, उससे जीएसटीआर 2 भी जनरेट करेगा, और उसके बाद लाइन आइटम वाइज वो आपको बता देगा कि किसका क्रेडिट ले सकते हो और किसका क्रेडिट नहीं ले सकते हो। काफी सिंपल हो गया आपके लिए, लग रहा है ऐसा। चलिए देखते हैं किस किस चीज को वो मार्क कर सकता है कि इसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, किस किस कंडीशंस में है। तो जनता पहुंची कहाँ, जैसे हम लोग बोलते हैं सरकार के पास, दुहाई लेके पहुंची कि भाई बहुत मुश्किल हो रहा है, कैलकुलेशन नहीं हो पा रहा है। तो गवर्नमेंट बोलती है कि ठीक है भाई तुम्हारा जीएसटीआर टू बी ऑटो जनरेट करके देते हैं, उसमें मार्क करके भी दे देते हैं किसका क्रेडिट तुम्हें मिलेगा किसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। जिस चीज का क्रेडिट नहीं मिलेगा उसका कुछ पैरामीटर है मेरा, बिकॉज भाई अभी तक तो तुम्हें प्रॉब्लम प्रॉब्लम हो रहा था, पब्लिक भी कुछ कंसल्टेंट्स का ओपिनियन लेके कुछ हेरा फेरी कर रहे हैं। सो चलिए जानते हैं वो 6 कंडीशंस क्या हैं जिसपे अभी सबका डिस्कशन चल रहा है, और काफी उथल पुथल होने वाला है क्रेडिट इनपुट इनपुट टैक्स क्रेडिट के टर्म्स में। पहला कंडीशन है इनवर्ट सप्लाई इज रिसीव्ड फ्रॉम अ सप्लायर हैविंग न्यू रजिस्ट्रेशन। तो पहला इसका हेडिंग देखिए, आईटीसी अवेलेबिलिटी में बी रिस्ट्रिक्टेड ऑन अकाउंट ऑफ, अगर इन 6 कंडीशन के कारण आपका या हमारा या जो भी रिसिपेंट है उनका क्रेडिट रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, अगर आपका जो सप्लायर है वो एक न्यू जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन है अप टू प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट, और ये टाइम लिमिट तक रहेगा। तो अभी तक गवर्नमेंट ने नोटिफाई नहीं किया है कि कितने टाइम लिमिट तक किसको न्यू माना जाएगा। सो एक क्वेश्चन आता है कि जब आप कोई वेंडर ऑन बोर्ड कर रहे हो, जब नया वेंडर ऑन बोर्ड कर रहे हैं, तो आज के बाद 1 अक्टूबर के बाद सबसे पहले क्या चेक करना है कि भाई उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कब लिया हुआ है। अगर वो लेटेस्ट लिया हुआ है देन फिर प्ले ऑफ करना पड़ेगा कि इसको ऑन बोर्ड करना है या नहीं करना है, कितना वैल्यू एडिशन कर रहा है और इसका कितना क्रेडिट मेरा ब्लॉक हो सकता है। प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट है, गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं बताया है कि कितने महीने, बट श्योर बताएगी बिकॉज अभी तो फाइनेंस एक्ट 2022 एक्टिवेट कर दिया, अब इसके अंदर एक और कंडीशन डाल दिया है, अभी नहीं फ्यूचर में बताएंगे, ठीक है इंतजार करते हैं। बट इसके साथ में क्या होगा कि जितने भी न्यू प्लेयर्स हैं, छोटे प्लेयर्स हैं, सो उन लोग के लिए काफी परेशानी होने वाली है। सब दूसरा कंडीशन क्या है, सप्लायर हैज डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड डिफॉल्ट कंटिन्यूड फॉर द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट। आपका सप्लायर ने आपका पेमेंट ऑफ जो भी जीएसटी का अमाउंट है वो गवर्नमेंट को जमा नहीं किया। जमा किसमें करते हैं, 3B में करते हैं। सो अभी बेसिकली क्या प्रॉब्लम आ रहा है, वेंडर्स जीएसटीआर 1 फाइल कर रहे हैं बट 3B टाइम पे नहीं फाइल कर रहे हैं या कर ही नहीं रहे हैं, या कर रहे हैं तो डिफरेंशियल अमाउंट के साथ काफी सारा प्रॉब्लम आ रहा है, जिसके कारण गवर्नमेंट को टैक्सेस मिल नहीं पा रहा है। डिक्लेरेशन हो रहा है जीएसटीआर 1 में बट उतने का टैक्सेस मिल नहीं पा रहा है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोली है, भाई वेंडर किसका, तुम्हारा, क्रेडिट किसको लेना है, तुमको। तो एक काम करो, जिसने जीएसटी रजिस्ट्रेशन जिसने 3B नहीं फाइल किया, टैक्सेस नहीं फाइल किया, उसका क्रेडिट मैं तुमको नहीं दूंगा, और इसका मतलब ऑटोमेटिकली तुम उससे फर्दर बिजनेस चाहे चाहे तो रिड्यूस कर दोगे, या नहीं तो उन पे प्रेशर डाल के आप अपना रिटर्न फाइल करवा लीजिएगा। सो ये जो चेक एंड बैलेंसेस है अब वो गवर्नमेंट शिफ्ट कर रही है रेसिपेंट के पास, कि अब आपको ही फोर्सफुली उनसे रिटर्न फाइल करवाना पड़ेगा अगर आपको क्रेडिट लेना है तो। अगर वो नहीं करते हैं तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप रिस्पॉन्सिबल हैं। सो ऐसी जो कंपनीज हैं जो जिनके पास नंबर ऑफ वेंडर्स कम है, जिनके पास डायरेक्ट वेंडर है, सपोज
मतलब मीन्स 20 हैं, 25 हैं, 30 है, फिर भी उनके लिए चलता है। बट कुछ ऐसे कंपनियां हैं जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर्स में है, या कोई ऐसा सेक्टर में है जहाँ कंस्ट्रक्शन में है, लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन में है, रियल एस्टेट में है, तो उनके पास तो नंबर ऑफ वेंडर्स काफी ज्यादा होते हैं। तो उन लोग के लिए जहाँ पे 400 500 वेंडर्स आने वाले हैं, सो हर वेंडर पे नजर रखना ही एक वेंडर मैनेजमेंट सिस्टम, जीएसटी का वेंडर मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप करने की जरूरत है। और इस रिलेशन में मैंने लास्ट वीडियो दिया था काफी, कि वेंडर मैनेजमेंट कैसे किया जाए, कैसे नोटिस अवॉइड कर सकते हैं। देखिए सही वो कंडीशन आ गया है, अब ये वक्त आ गया है कि अब हर पेमेंट के समय हम लोग इस चीज का ध्यान रखें, और उसके बाद ही चेक करने के बाद कि 3B ही, जीएसटीआर 1 का कंडीशन भूल जाएं आज के बाद से। जीएसटीआर 1 तो है ही, जीएसटीआर 3B अगर फाइल नहीं किया है तो इसका मतलब आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, इसका मतलब रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। सो हमें वेंडर के साथ में थोड़ा स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है कि वो अपना टाइमली कंप्लाइन भी। तो पहला ही कंडीशन काफी दिक्कत लग रहा है कि कैसे ट्रैक करेंगे कि वेंडर 3B नहीं किया है, तो उसका भी सॉल्यूशन है। चलिए पॉसिबल है मार्केट में, चलिए कर लेंगे किसी तरह। आगे चलते, गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि भाई तुमको तो मैंने जीएसटीआर 2B बना के दिया दिया तो मैंने 2B में मार्क कर दिया एलिजिबल नॉन एलिजिबल, तुम्हारा काफी काम आसान कर दिया किया, तो एक काम करो, अब तुम मेरा भी काम आसान करो। कि ऐसे बहुत सारे वेंडर हैं जो अपना जीएसटी 3B में टैक्सेस कम पे कर रहे हैं और जीएसटीआर 1 में फाइलिंग ज्यादा करते हैं। मीन सपोज ऐसा सपोज कर लो कि किसी ने 1 लाख रुपए का जीएसटीआर 1 में सेल्स दिखाया, तो 18% में मतलब 18,000 रुपए का टैक्सेस बना। बट जब वो फाइलिंग कर रहा है तो वो 1 लाख रुपए का सेल नहीं दिखाता है, वो सेल को रिड्यूस करके कितना कर देता है, 50,000, और टैक्सेस उसके हिसाब से पे कर रहा है। अगर इस तरीके का तुम्हारा वेंडर है तो तुम्हारा क्रेडिट ब्लॉक कर दिया जाएगा। अब बताइए, गलती किसकी, वेंडर की, और क्रेडिट किसका ब्लॉक हो रहा है, रिसिपेंट का। सो कैसे कंट्रोल करेंगे, अब रिसिपेंट कैसे कंट्रोल करेंगे, इस बात का जवाब अभी तक नहीं है। बट नोटिफिकेशन है कि भाई आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, और इसलिए वो वहां पे मार्क कर दिया जाएगा। मे बी वहां पे एक रीजन भी दे दिया जाए कि वो किस लिए मार्क किया जा रहा है कि नॉट एलिजिबल। ठीक है। सो आज के बाद से वेंडर जो हैं वो कंप्लायंट वेंडर लेने में ही बेनिफिट है। नॉन कंप्लायंट वेंडर में बोलना तो नहीं चाहिए, बट स्टार्टअप भी उनको उन्होंने पहला लाइन से एक तरह का रेस्ट्रिक्ट कर दिया। स्टार्टअप को भी लेने में अभी सोचेंगे पब्लिक कि स्टार्टअप को लेंगे, उसका क्रेडिट कब तक ब्लॉक रहेगा। ठीक है, अगला कंडीशन है, क्या इतना ही कंडीशन है, इसी पर मेरा क्रेडिट रिस्ट्रिक्ट हो सकता है, नहीं। चौथा कंडीशन है, inward supply is received from a supplier who has taken more ITC in 3B than ITC availability in GSTR 2B by prescribed limit। उन्होंने बोला कि भाई हमने तो GSTR 2B बना के दे दिया, उसमें क्रेडिट भी लिख दिया कि क्या एलिजिबल है क्या नॉन एलिजिबल है, बट उसके बाद भी, हमारे बताने के बाद भी वेंडर क्या कर रहे हैं, क्रेडिट ज्यादा ले रहे हैं। तो अगर उन्होंने, आपके वेंडर ने ऐसा भी किया तो आपका क्रेडिट रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। बताइए रिसिपेंट इसमें कैसे करेगा, अगर वो उसका 400 वेंडर है, 200 वेंडर है, चलिए 20 वेंडर है, सो उसका कैलकुलेशन कैसे चेक करेगा, नहीं कर सकता। उसके पास तो मतलब सिर्फ एक ही रीजन बचेगा कि जब उनका क्रेडिट रिस्ट्रिक्टेड दिखने लगेगा, देन ओनली तभी जाके हम लोग उसमें एक्शन ले सकते हैं। सो ये भी बियॉन्ड कंट्रोल है, ये सारे कंडीशंस बियॉन्ड कंट्रोल हैं, बट ये कंडीशंस डाल दिए गए हैं, 1 अक्टूबर से एक्टिव हो चुका है। सो ये जानना बहुत जरूरी है, इसलिए सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। बहुत मुश्किल होने वाला है इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना, और बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। एक ना एक आदमी से नहीं होगा, पूरे टीम को इसमें काम करना पड़ेगा। सप्लायर हैज पेड, अगला कंडीशन देखिए, उससे भी खतरनाक कंडीशन है। सप्लायर हैज पेड हायर पोर्शन ऑफ टैक्सेस फ्रॉम देयर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर देन अलाउएबल लिमिट एज पर एक्ट। अभी करेंटली क्या है कि मिनिमम 1% जो आपका लाइबिलिटी है, मिनिमम 1% तो वो आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से, मीन्स कैश में ही पे करना है। 99% आप अपना क्रेडिट यूटिलाइज कर सकते हो। सो अगर वेंडर ने ऐसा नहीं किया, वेंडर क्या कर रहा है, 100% क्रेडिट यूटिलाइज कर ले रहा है, अगर वैसे करके भी पे कर रहा है तो भी वो डिफॉल्टर तो है,
बट उसका पेनल्टी किसको लग रहा है? रिसिपेंट को लग रहा है। उनके लिए उनका इनवॉइसेस मार्क कर दिया जाएगा नॉट एलिजिबल। बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस आने वाले हैं कि भाई किनका मार्क किया जाएगा। सपोज कि एक वेंडर है मेरा और उसके पास 10 क्लाइंट्स हैं और 10 क्लाइंट्स में से उसने 100% क्रेडिट ले लिया, 100% क्रेडिट पे कर दिया, उसने 1% कैश में नहीं पे किया, तो मेरा इनवॉइसेस मार्क किया जाएगा, किसका इनवॉइसेस मार्क कर दिया जाएगा, या सारे का इनवॉइसेस दसों क्लाइंट के उनके 10 क्लाइंट्स को मार्क कर दिया जाएगा। सो काफी सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो अभी जो कंपनीज है, इंडस्ट्री है, वो जाके गवर्नमेंट से पूछ रही, सर क्या इतना कंडीशंस फुलफिल कर लेंगे, चेक कर लेंगे तो क्रेडिट लेने दीजिएगा क्या? आपने टू बी तो जनरेट कर दिया, उसमें मार्क कर दिया, बट कुछ छोड़ोगे क्या लेने के लिए मार्क? या सब चीज को इनएलिजिबल में ही जाने वाला है फ्यूचर में? तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अभी क्या बोल रही है कि ऐसा है कि अभी तो हमें ये 5 पॉइंट ही बेसिक याद आ रहे हैं। एक काम करो, जैसे जैसे याद आते रहेगा ना, वैसे वैसे भी हम नोटिफाई करते रहेंगे। देखिए लास्ट पॉइंट मुझे बहुत मजेदार है। इनवर्ट सप्लाई इज रिसीव्ड फ्रॉम सच अदर क्लास ऑफ पर्सन एज मे बी प्रिस्क्राइब। फ्यूचर में हम आपको बताते रहेंगे कि कब किस किस कंडीशंस में किस किस क्लास के पर्सन से आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो ये 5 से तो हम उभर नहीं पा रहे हैं। छठा जो है, इट सिक्स्थ, ये जो आपका पूरा ओपन एंडेड है, वो क्या आने वाला है नहीं पता। बट आज के बाद से, अभी के बाद से क्रेडिट लेना बहुत मुश्किल है। वेंडर मैनेजमेंट स्टार्ट कर दीजिए, अगर सॉफ्टवेयर्स नहीं है तो लेना शुरू कर दीजिए। एंड मैनुअली तो पॉसिबल नहीं है ये सब चीज करना। गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ इसके साथ में कंडीशंस आएगा कि किसको एलिजिबल कर रहा है, किसको इनएलिजिबल कर रहा है, और किस रीजन से कर रहा है। बिकॉज हमको वेंडर के पास जाना पड़ेगा कि भाई तुमने ये गलती की है जिसके कारण मेरे को रिस्ट्रिक्ट करनी, मेरा क्रेडिट रिस्ट्रिक्ट हो रहा है। सो जस्ट एक चीज समझने के लिए कि आखिर 3B में अगर चलिए हम लोग एक ये देखिए अभी क्या हो रहा है कि ये 3B का है, ठीक है। सो ये 3B में यहाँ पे आईटीसी अवेलेबिलिटी यस और नो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। इसी में गवर्नमेंट क्या, डिपार्टमेंट क्या नो करने वाली है और रीजन बताने वाली है कि किस कंडीशन से वो रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। so, इसके बाद तो और भी सारे सेक्शन है, और सारे सेक्शंस काफी डिटेल में जाएंगे हम लोग जब एक नया वीडियो में आएंगे। बस इसमें एक क्लैरिफिकेशन है, एक फर्दर आया था। जस्ट एक मिनट, ये सारे में नहीं जा रहे हैं। हाँ, प्रेस रिलीज आया था गवर्नमेंट का, डिपार्टमेंट का, कि क्या ये जो एक्सटेंशन दिया गया है टू टेक द क्रेडिट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर टिल 30th ऑफ नवंबर, क्या ये लास्ट फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए भी एप्लीकेबल है? तो उन्होंने ये प्रेस रिलीज निकाला है 4 अक्टूबर 2022 को, ठीक है। और जहां पे वो बोल रहे हैं, इन दिस रिगार्ड इट इज क्लैरिफाइड दैट द एक्सटेंडेड टाइम लिमिट फॉर कंप्लायंस listed in para 2 are applicable to compliances for financial year 21-22 onwards, means last year से ही एक्टिवेट कर दिया। so, अभी आपको रिटर्न अगर लास्ट ईयर का जितना भी क्रेडिट लेना है 30 नवंबर तक ले सकते हैं, बट 30 नवंबर सिर्फ कहने के लिए है। 20 नवंबर इज द एक्चुअल डेट जब आपको अक्टूबर का फाइलिंग कर रहे होगे। 20 नवंबर तक आप बिना इंटरेस्ट पेनाल्टीज का ले लो। उसके बाद जो लोगे, उसके बाद आपको इंटरेस्ट पेनाल्टीज तो रिटर्न डिले फाइलिंग का भी आ जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखें, और उम्मीद करता हूँ कि मीन्स ये आपको बात समझ में आई हो। थोड़ी सी अभी क्लैरिटी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट लगने वाला है कि इनपुट क्रेडिट देखने में बहुत पहला स्टेप जब देखेंगे तो लग रहा है कि अरे गवर्नमेंट ने, मतलब डिपार्टमेंट ने हमें सब चीज दे दिया, जीएसटीआर 2B बना के दे दिया, उसमें खुद ही मार्क करके दे दिया, इसका क्रेडिट ले लो, इसका क्रेडिट नहीं लो, एक सिंपल पाइवट टेबल मारना है, यस का क्रेडिट ले लेना है, नो का क्रेडिट नहीं लेना है। बट जो नो का कंडीशन उन्होंने 38 में डाला है, इतने सारे कंडीशन डाल दिए हैं और इतने ओपन एंडेड डाल दिए हैं कि फ्यूचर में लगता है कि आधा से ज्यादा पोर्शन या मेजोरिटी पोर्शन नो में ही चले जाने का है, अगर आपका वेंडर एक बहुत ही कंप्लायंट वेंडर नहीं है तो। सो देखिए, लेट्स सी कि अभी इसको कैसे अनफोल्ड होगा। बट आज के लिए इतना ही, और जुड़े रहिए जानने के लिए और समझने के लिए कि क्या अपडेट आ रहा है।